हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था 12th चैप्टर का इंट्रोडक्शन। एग्जैक्टली पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट क्या होता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होता है, वो डिफरेंस हमने समझा था। ये वीडियो में हम लोग थोड़ा आगे जाएंगे। सम डेटा ऑन इंटरनेशनल कैपिटल फ्लो, ये यूएस के कैपिटल इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है कि फॉरेन एफपीआई पे कैसे, एफडीआई पे कैसे कितना इन्वेस्ट किया था फ्रॉम 1950 टू 2010। तो ये आप खुद रीड कर सकते हो। यहाँ पे सिर्फ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन गिवन है, तो वो आप खुद रीड कर सकते हो। अगर कुछ आपको डाउट रहता है किसी सेंटेंस में, अगर आपको कुछ भी डाउट आता है, नहीं समझ में आ रहा है, तो आप कमेंट्स पे लिख सकते हो वो सेंटेंस, एंड देन उसमें मैं आपको क्लैरिफिकेशन या समझा दूँगी कमेंट पे ही रिवर्ट करके, या दूसरे वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगी। अब आते हैं 12.3 मोटिव्स फॉर इंटरनेशनल कैपिटल फ्लोज। क्या मोटिव है कि हम क्यों इंटरनेशनल कैपिटल फ्लो करते हैं। इन दिस सेक्शन वी एग्जामिन द मोटिव फॉर पोर्टफोलियो एंड डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अब्रॉड। क्यों पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट करते हैं, क्यों डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करते हैं, एफडीआई में इन्वेस्ट करते हैं अब्रॉड में, उसके रीजंस देखेंगे। While the motives for both types of foreign investment are basically the same, direct foreign investment require additional explanation not provided by basic model that explains international portfolio investment. दोनों के रीज़न सेम है, बट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का थोड़ा ज़्यादा रीजंस है, वो हम आगे देखेंगे। मोटिव फॉर इंटरनेशनल पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, द बेसिक मोटिव फॉर इंटरनेशनल पोर्टफोलियो, एफपीआई की बात हो रहा है, फाइनेंशियल, वन सेकेंड, एफपीआई, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के रीज़न क्या है। बेसिक मोटिव फॉर इंटरनेशनल या फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स इज़ टू अर्न हायर रिटर्न्स अब्रॉड। एक चीज़ है कि उनको हायर रिटर्न्स अब्रॉड मिल रही है, इस वजह से। डोमेस्टिकली अगर मुझे किसी इन्वेस्टमेंट पे सिर्फ 7% रिटर्न मिल रहा है और फॉरेन में मुझे 12% रिटर्न मिल रहा है, तो मैं फ़ॉरेन में क्यों नहीं इन्वेस्ट करूँगी, मैं वहाँ पे इन्वेस्ट करूँगी। तो हायर रिटर्न्स की वजह से अब्रॉड में हम इन्वेस्ट करते हैं, ये बेसिक मोटिव होता है। Thus, residents of one country purchase bonds of another country if the returns on the bonds are higher in other country. ए नेशन के जो लोग हैं वो अपने कंट्री से बॉन्ड्स ना लेके दूसरे अब्रॉड से बॉन्ड्स लेंगे, क्योंकि उस पर रिटर्न ज़्यादा होंगे। दिस इज सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड आउटकम ऑफ यील्ड मैक्सिमाइजेशन एंड टेंड्स टू इक्वलाइज रिटर्न इंटरनेशनली। ये क्या बोला जाएगा, दिस इज़ आउटकम ऑफ यील्ड मैक्सिमाइजेशन। यील्ड मतलब जो रिटर्न मिल रहा है उसको हम मैक्सिमाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, और इसकी वजह से क्या होगा, इक्वलाइज होगा रिटर्न्स इंटरनेशनली। वो हमने किसी अनकवर्ड इंटरेस्ट पैरिटी या कवर्ड इंटरेस्ट पैरिटी वाले सेक्शन में देखा है कि कैसे इंटरेस्ट अगर अलग अलग है दो नेशन पे, तो वो इक्वलाइज होने लगता है। अकॉर्डिंग टू बेसिक टू नेशन HO मॉडल, return on capital are originally higher in nation having lower capital labor ratio। तो हमने बेसिक टू नेशन वाला जो HO मॉडल था, 3rd या 4th चैप्टर में हमने देखा था कि जो रिटर्न ऑन कैपिटल है, कैपिटल का जो रिटर्न्स मिल रहा है, इंटरेस्ट, दोज आर ओरिजिनली हायर, उस नेशन में हायर है जहाँ पे कैपिटल लेबर रेशियो कम है। पर लेबर कैपिटल कम यूज़ हो रहा है, वहाँ पे उनको हायर रिटर्न्स मिलेंगे। क्यों, क्योंकि वहाँ पे कैपिटल कम स्केर्स है, तो उस जगह पर कैपिटल को जो रिटर्न्स मिलेंगे वहाँ पे ज़्यादा मिलेंगे। रेसिडेंट्स ऑफ वन कंट्री में ऑल्सो परचेज स्टॉक इन a corporation in another country if they expect the future profitability of foreign corporation to be greater than that of domestic corporation। तो जो कॉरपोरेशन है, कॉरपोरेशन में भी स्टॉक्स होते हैं, कॉरपोरेशन के स्टॉक्स होते हैं। तो अगर रेसिडेंट्स जो हैं, वहाँ के लोग जो है, वो ऐसी कॉरपोरेशन में इन्वेस्ट करेंगे जहाँ पे ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी होगा, जहाँ पे फ्यूचर प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा है। और ऐसे अगर उनको दिखा कि जो अब्रॉड में कॉरपोरेशंस है उनकी फ्यूचर प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा है, तो वो उसमें इन्वेस्ट करेंगे रादर देन जो डोमेस्टिक कॉरपोरेशन है जहाँ पे कम प्रॉफिटेबिलिटी मिल रहा है।
For simplicity, here we ignore the greater transaction and other costs usually involved in holding foreign security. यहाँ पे देखो, एक चीज़ दूसरी हो जाती है कि एक नेशन से दूसरे नेशन में आप इन्वेस्ट करते हो तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट होता है, ट्रांजैक्शन कॉस्ट यानी एक्सचेंज रेट, ये वो हो गया, तो ये सारे रिस्क भी है, वो अभी के लिए फ़िलहाल इसको साइड पे रख रहे हैं. The explanation that international portfolio investments occur to take advantage of higher yield abroad is certainly correct as far as it goes. ये एक एक्सप्लेनेशन जो FPI का दिया गया है कि वो ज़्यादा मैक्सिमम करना चाहते हैं, अपना यील्ड हायर यील्ड लेना चाहते हैं, हायर रिटर्न्स लेना चाहते हैं. ये एक आप एक एक्सप्लेनेशन समझ सकते हो. The problem is that it leaves one important fact unexplained. लेकिन इसमें भी प्रॉब्लम है. ये एक्सप्लेनेशन आप दे रहे हो बट फाइन, इसमें एक प्रॉब्लम है. क्या है? It cannot account for observed two-way capital flow. That is, if returns on securities are lower in one nation than in another nation, this could explain the flow of capital investment from former nation to latter, but is inconsistent with the simultaneous flow of capital in opposite direction which is often observed in real world. ये क्या बोल रहा है कि अगर ए नेशन है और बी नेशन है, ए नेशन में सिक्योरिटीज़ पे जो रिटर्न है वो कम है, लो रिटर्न, और बी नेशन में हायर रिटर्न है. अगर मैं बोल रही हूँ कि मैं एक बंदी हूँ यहाँ पे, ए नेशन में रहती हूँ, तो मुझे यहाँ पे लो रिटर्न्स मिल रहे हैं डोमेस्टिकली, मैं क्या करूँगी? बी नेशन में इन्वेस्ट करूँगी. तो कैपिटल इधर से ए नेशन से बी नेशन की तरफ क्या, बट वी आर इग्नोरिंग कि यहाँ से भी यहाँ पे कैपिटल आता है ड्यू टू अदर रीजंस. अदर वे जो फ्लो है, दूसरा ऑपोजिट डायरेक्शन का जो फ्लो है वो भी होता है. साइमल्टेनियस फ्लो ऑफ कैपिटल इन ऑपोजिट डायरेक्शन ऑल्सो हैपन. रियल लाइफ में ऐसे नहीं है कि हमेशा एक ही साइड का फ्लो होगा, दूसरी साइड का भी फ्लो होगा ड्यू टू वेरियस रीजन. बी से ए के पास दूसरे रीजन्स की वजह से भी आएगा. अभी अगर हम 12.1 एंड 12.3 का टेबल देखें तो आपको समझ में आएगा. ये 12.1 टेबल है, ये 12.1 टेबल है. 12.1 टेबल क्या है कि यूएस फॉरेन लॉन्ग टर्म प्राइवेट इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट पोजीशन इन सिलेक्टेड ईयर्स. यूएस ने कहाँ पे कितना फॉरेन इन्वेस्टमेंट किया था, तो वो आप इधर देख सकते हो. और वही चीज़ 12.3 में यूएस फॉरेन लॉन्ग टर्म प्राइवेट इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट पोजीशन इन सिलेक्टेड ईयर्स, तो ये कौन से सेक्टर में उन्होंने किया था वो भी यहाँ पे गिवन है, तो आप उसको कंपेयर कर सकते हो. तो इस हिसाब से एटलीस्ट मैंने आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग दिया कि दोनों साइड का फ्लो होता है. वो इन द सेंस कैपिटल आ भी रहा है और जा भी रहा है. To explain two-way international capital flow, the element of risk must be introduced. और जब हम टू वे इंटरनेशनल फ्लो की बात कर रहे हैं तो रिस्क इन्वॉल्व्ड है इसमें. दैट इज़ इन्वेस्टर्स आर इंटरेस्टेड नॉट ओनली इन द रेट ऑफ रिटर्न बट ऑल्सो इन द रिस्क एसोसिएटेड विद पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट. यस, जब हम इन्वेस्ट करते हैं अब्रॉड में तो सिर्फ रेट ऑफ रिटर्न तो नहीं देखते, इसके अलावा देयर आर वेरियस रिस्क जो इन्वॉल्व होता है, तो वो रिस्क भी हम देखते हैं कि कितना रिस्क है. रिस्क में अब अगर हम पैसे लूज़ करते हैं तो कितना हमें एक्चुअल रिटर्न मिलेगा. द रिस्क विथ बॉन्ड्स कंसिस्ट ऑफ बैंक्रप्सी एंड द वेरिएबिलिटी इन देयर मार्केट. अगर आप बॉन्ड्स खरीद रहे हो तो बॉन्ड्स का रिस्क एक ये भी है कि अगर आप अब्रॉड में या कहीं पे भी बॉन्ड्स लेते हो, बॉन्ड्स का दो प्रॉब्लम ये है, रिस्क ये है कि अगर बैंक्रप्ट हो गया तो फिर बॉन्ड्स का वैल्यू आपको नहीं मिलेगा उतना, और उनकी जो वैल्यू है, उनकी जो प्राइस है बॉन्ड्स की, वो बहुत वेरी होती है मार्केट में, तो आपको उसका रिटर्न कम भी मिल सकता है. स्टॉक्स के साथ क्या है? स्टॉक्स के साथ रिस्क है बैंकरप्सी अगेन, इवन ग्रेटर वेरिएबिलिटी. बॉन्ड से ज़्यादा
वेरिएबिलिटी चेंजेस वैल्यू में स्टॉक्स की होती है मार्केट वैल्यू में, एंड द पॉसिबिलिटी ऑफ लोअर देन एंटिसिपेटेड रिटर्न। एंड स्टॉक्स में एक भी चीज़ है कि आपने जितना एंटिसिपेट किया, चलो हम लोग को 70% प्रॉफिट मिल सकता है, उससे कम भी हो सकता है, 40% भी सिर्फ प्रॉफिट मिल सकता है। तो जो आपने एंटिसिपेट यानी जो आपने सोचा है उससे कम भी आपको मिल सकता है। Thus, investors maximize returns for a given level of risk and generally accept a higher risk only if returns are higher. तो इन्वेस्टर तभी मैक्सिमाइज करेंगे, गिवन लेवल ऑफ रिस्क पता है इतना होगा, जब हायर रिस्क तब भी एग्री करेंगे जब रिटर्न्स हायर हो। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी दिया है, सपोज वी डील विथ स्टॉक्स एंड मेजर रिस्क बाय वेरिएबिलिटी, दैट इज़ वेरिएंस ऑफ रिटर्न अबाउट द एवरेज। कितना उसका वैल्यू चेंज हो सकता है। एक स्टॉक में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसका रिस्क है क्या कि उसकी वैल्यू चेंज होती है, उसके एवरेज के आजू बाजू चेंज होती है। सपोज ऑल्सो दैट बोथ स्टॉक्स ए एंड बी हैव अ रेट ऑफ, सो देर आर टू स्टॉक्स ए एंड देर इज़ वन अनदर स्टॉक बी, दोनों का रेट ऑफ रिटर्न इज़ 30% ऑन एवरेज। तो रिटर्न 30% ऑन एवरेज है, ऑन एवरेज यानी आपको रिटर्न 30% ऑन एवरेज मिलता है। बट देर इज़ 50-50 चांस दैट यील्ड विल बी आइदर 20% और 40% ऑन स्टॉक ए। तो स्टॉक ए में हो सकता है कभी आपको 20% मिले या कभी 40%, मतलब 10% प्लस माइनस हो सकता है, एंड 10% और 50% ऑन स्टॉक बी। एंड बी में कभी आपको 10% मिल सकता है, कभी 50%, यानी 20 अप एंड डाउन हो सकता है, प्लस माइनस, यानी इसकी वेरिएबिलिटी ज़्यादा है, बी की ज़्यादा हो सकता है, वो कभी 10 चला जाए तो आप लूज़ करोगे, हो सकता है वो 50 भी चला जाए तो आप गेन कर रहे हो ए से भी ज़्यादा। स्टॉक बी इज़ देन क्लियरली रिस्कियर देन स्टॉक ए, ऑब्वियसली, क्योंकि उसका जो वेरी हो रहा है वो बहुत ज़्यादा है, वेरिएंस ज़्यादा है, 20 प्लस माइनस है, तो ज़्यादा रिस्की भी है। सिंस बोथ स्टॉक्स हैव सेम यील्ड ऑन एवरेज, इन्वेस्टर शुड परचेज स्टॉक ए टू मिनिमाइज रिस्क। तो दोनों की ऑन एवरेज जो रिटर्न है वो सेम है 30%, तो अभी वेरिएंस जिसका कम होता है ना, उधर इन्वेस्टर वो स्टॉक इन्वेस्टर परचेज करेगा, तो वो ए वाला स्टॉक परचेज करेगा क्योंकि उसकी रिस्क कम है। क्योंकि अगर वैल्यू चेंज भी हुआ तो आपको 20% रिटर्न मिल रहा है, बी पे तो सीधा 10% चला जाएगा ना, तो आपको रिटर्न सिर्फ 10% मिलेगा। तो इस वजह से कम रिस्क करना है, कम रिस्क लेना है तो ए में इन्वेस्ट करेंगे। सिंस बोथ स्टॉक्स हैव सेम यील्ड ऑन एवरेज 30%, इन्वेस्टर शुड परचेज स्टॉक ए टू मिनिमाइज रिस्क। However, if the yield on stock A falls when the yield on stock B rises and vice versa, that is, if changes in the yields are inversely or negatively correlated over time, then by holding both stocks, the investor can still receive a yield of 30% on average। अगर ऐसा होता है कि एक टाइम में ये कम हो रहा है तो दूसरे टाइम में ये बढ़ रहा है, समझो ये 20% हो गया तो उसी टाइम पे ये 50% है, तो इन्वेस्टर क्या कर सकता है, मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर चल रहे हैं ये स्टॉक, एक कम होता है तो दूसरा बढ़ता है, या एक बढ़ता है तो दूसरा कम होता है, ऐसे चल रहा है, तो इन्वेस्टर दोनों खरीद के रख सकता है और ऑन एवरेज 30% कमा सकता है वो। That is, the risk of a lower than the average yield on stock A at any point is more or less matched by tendency for the yield on stock B to be higher than the average at the same time। इससे क्या होगा, अगर वो दोनों खरीद के रखेगा तो एक टाइम पे जब समझो ए की स्टॉक कम है तो जहाँ पे जितना भी वहाँ पे माइनस हो रहा है वो हमारा बी स्टॉक ज़्यादा हो रहा है, उधर से कवर हो जा रहा है। As a result, the risk of portfolio including both stock A and B is substantially reduced। तो जितना भी रिस्क है ए और बी दोनों खरीदने में वो कम हो जाता है रिस्क, क्योंकि अगर एक में मुनाफा नहीं मिला तो दूसरे से आपको कवर हो जाता है वो।
Portfolio theory thus tells us that by investing in securities with yields, that is return, that are inversely related over time, a given yield can be obtained at a smaller risk and higher yield can be obtained for same level of risk for portfolio as a whole. तो पोर्टफोलियो थियोरी क्या होती है? पोर्टफोलियो थियोरी बताती है कि अगर आप ऐसे सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हो जिसका रिटर्न एक दूसरे से इन्वर्सली रिलेटेड है ओवर टाइम। इन्वर्सली रिलेटेड होना कि एक अगर उस टाइम पीरियड पे बढ़ रहा है तो दूसरा कम हो रहा है, तो गिवन रिटर्न कम रिस्क पे हायर रिटर्न तब मिलेगा जब आप पोर्टफोलियो एज अ होल सेम लेवल का रिस्क हो। पोर्टफोलियो एज अ होल यानी दोनों सिक्योरिटीज़ की बात कर रहे हैं, तो दोनों सिक्योरिटीज़ में सेम लेवल का रिस्क हो। Since return या yield on foreign securities, depending primarily on different economic condition abroad, are more likely to be inversely related to yields on domestic security, a portfolio including both domestic and foreign security can have a higher average yield and or lower risk than a portfolio containing only domestic security. तो अगर आप फॉरेन सिक्योरिटीज़ की बात कर रहे हो, जो कि फॉरेन, देखो फॉरेन सिक्योरिटीज़ यानी आप फॉरेन में इन्वेस्ट कर रहे हो। अब फॉरेन में इन्वेस्ट कर रहे हो तो फॉरेन के इकोनॉमिक कंडीशंस में अगर कुछ चेंजेस हुआ तो आपको रिटर्न कम ज़्यादा मिल सकता है। वही चीज़ डोमेस्टिकली उसका इन्वर्स रिलेटेड होगा। जो भी डोमेस्टिकली अलग चीज़ें हैं, अगर कभी कुछ चीज़ें ख़राब गई फॉरेन में तो वहाँ पे आपको इंटरेस्ट कम मिलेगा, लेकिन डोमेस्टिकली ज़्यादा मिल रहा है, राइट। तो ऐसी सिचुएशन में पोर्टफोलियो थियोरी क्या कहती है कि जहाँ पे फॉरेन सिक्योरिटीज़ में आप फॉरेन सिक्योरिटीज़ एंड डोमेस्टिक सिक्योरिटीज़ का जो यील्ड है वो इन्वर्सली रिलेटेड है, तो लोअर रिस्क उसी में होगा कि आप पोर्टफोलियो अपना ऐसा बनाओ कि जिसमें दोनों फॉरेन का भी सिक्योरिटीज़ हो और डोमेस्टिकली का भी, डोमेस्टिक सिक्योरिटीज़ भी हो, सिर्फ डोमेस्टिक सिक्योरिटी या सिर्फ फॉरेन सिक्योरिटी ना हो। ये पोर्टफोलियो थ्योरी कहती है कि अपना पोर्टफोलियो बैलेंस्ड रखो। To achieve such a balanced portfolio, a two-way capital flow may be required. अब ऐसे पोर्टफोलियो बैलेंस करने के लिए आपको टू वे कैपिटल फ्लो चाहिए। टू वे कैपिटल फ्लो यानी बी से ए के पास, ए से पी के पास। फॉर एग्जाम्पल, इफ स्टॉक ए with same average yield but lower risk than stock B is available in one country, यानी ए नेशन में स्टॉक ए अवेलेबल है जिसमें सेम एवरेज यील्ड है बट लोअर रिस्क है, जो मैंने यहाँ पे राइट हैंड साइड पे पूरा लिख के बताया था। लोअर रिस्क है दैन स्टॉक बी इज अवेलेबल इन वन कंट्री, वाइल स्टॉक बी विच यील्ड इनवर्सली रिलेटेड टू यील्ड ऑन स्टॉक ए इज अवेलेबल इन अनदर कंट्री। तो ये बी कंट्री है जहाँ पे बी स्टॉक है। इन्वेस्टर इन फर्स्ट नेशन, इस नेशन वाला इन्वेस्टर क्या करेगा? मस्ट ऑल्सो परचेज स्टॉक बी दैट इज इन्वेस्ट इन सेकेंड नेशन, तो वो यहाँ पे भी इन्वेस्ट करेगा और वहाँ पे भी इन्वेस्ट करेगा। एन इन्वेस्टर इन सेकेंड नेशन, यहाँ वाला बंदा यहाँ पे भी इन्वेस्ट करेगा और यहाँ पे भी इन्वेस्ट करेगा। तो क्या हुआ? एक तरीके का फ्लो हुआ। इस ए वाले बंदे, लेट मी नेम दिस पर्सन एज एक्स एंड लेट मी नेम दिस पर्सन एंड वाई। तो एक्स जो है वो जब बी में इन्वेस्ट कर रहा है तो एक साइड से कैपिटल फ्लो हुआ, वाई जो है वो ए में इन्वेस्ट कर रहा है तो दूसरे कैपिटल फ्लो हुआ दूसरे साइड से। तो टू वे कैपिटल फ्लो इस तरीके से होगा। टू अचीव बैलेंस पोर्टफोलियो, और ये क्यों होगा? बैलेंस्ड पोर्टफोलियो रखने के लिए। रिस्क डाइवर्सिफिकेशन कैन दस एक्सप्लेन टू वे इंटरनेशनल पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। तो रिस्क को डाइवर्सिफाई कर दिया, रिस्क को कम कर दिया। कैसे? अलग अलग बॉन्ड्स, अलग जो इन्वर्सली रिलेटेड यील्ड दे रहे थे सिक्योरिटीज़ या स्टॉक्स, दोनों में इन्वेस्ट करके हमने रिस्क डाइवर्सिफाई कर दिया, कम कर दिया। तो रिस्क डाइवर्सिफिकेशन टू वे इंटरनेशनल फ्लो को एक्सप्लेन करता है, टू वे एफपीआई को एक्सप्लेन करता है। Throughout the preceding discussion, it was implicitly assumed
that investors know precisely the average return on stock and their variability. इस पूरे डिस्कशन जो हमने एग्जाम्पल लिया उसमें एक चीज़ ध्यान में रखो कि हमने ऑलरेडी देख के रखा था कि एवरेज रिटर्न कितना है स्टॉक्स का और उनकी वेरिएंस कितना है. जैसे मैंने कहा ए में 10 प्लस माइनस है, बी में 20 प्लस माइनस है, तो उन्हें वेरिएबिलिटी पता है. इन रियलिटी दिस इज शेल्डम नोन इन एडवांस. रियलिटी में शायद ही ये चीज़ पता होती है. दस इन्वेस्टर मस्ट डिटरमाइन फॉर देमसेल्फ what the average return and variability are likely to be in deciding which stock to purchase. तो अगर आप कोई भी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो तो उसका वेरिएंस, उसका एवरेज रिटर्न पहले से कैलकुलेट करना सीखना पड़ेगा. Since different individual can have different expectation for the same stock, it is possible that some investor in each nation think that the stock in other nation are better to buy. हर एक पर्सन का एक्सपेक्टेशन अलग होता है स्टॉक्स से. तो हो सकता है कोई बंदा बोलेगा कि हाँ फॉरेन वाला जो स्टॉक है वो बेटर रिटर्न्स देगा, कोई और बंदा बोलेगा नहीं वो बेटर रिटर्न्स नहीं दे पाता. इट इज़ बेस्ड ऑन योर नॉलेज, इट इज़ बेस्ड ऑन योर कैलकुलेशन. दिस प्रोवाइड्स एन एडिशनल एक्सप्लेनेशन फॉर टू वे इंटरनेशनल पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट. और इसी के वजह से क्या होता है, टू वे इंटरनेशनल पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट होता है. क्योंकि अगर कोई मान रहा है कि नहीं अब्रॉड में जो है वो जो भी अब्रॉड का स्टॉक है वो ज़्यादा रिटर्न्स देगा तो वो उस हिसाब से इन्वेस्ट करेगा, तो उनको टू वे इंटरनेशनल पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट मिल सकता है. तो उसका एक रीज़न ये जो यहाँ पे है वो भी हो सकता है, डिफरेंस इन एक्सपेक्टेशंस. तो यहाँ पे मोटिव एफपीआई की क्या मोटिव होते हैं, एफपीआई कैसे फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट या इंटरनेशनल पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कैसे, क्या उसके रीजंस है कि उसमें इन्वेस्ट करते हैं, वो हमने यहाँ पे कवर किया है. नेक्स्ट वीडियो में हम मोटिव्स फॉर एफडीआई या फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इंटरनेशनल डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हम कवर करेंगे. टिल देन यू कीप वॉचिंग द जर्नी ऑफ अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक्स. If you are new to the channel, do subscribe to the channel. अगर आपको समझ में आया है डिफरेंस और पूरा जो भी मैंने एग्जाम्पल लिया, डू लाइक द वीडियो. कमेंट में आपका डाउट या आपका फीडबैक आप दे सकते हो. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड क्लासमेट्स, उनको भी हेल्प हो जाएगा. थैंक यू.